दिस इज लेसन 5 फॉर मॉड्यूल 1। अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ओरेकल के आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास होता है मेमोरी एरिया और बैकग्राउंड प्रोसेस। फिर हमने स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया। अब थोड़ा सा मेमोरी एरिया को डिटेल डिस्कस करते हैं कि आखिर मेमोरी एरिया है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर तीन बेसिक चीजें होती हैं, एक है सीपीयू, एक हमारी मेमोरी और एक हमारी स्टोरेज। अब स्टोरेज किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने कोई परमानेंटली कोई डेटा सेव करना, कहाँ सेव करेंगे, डिस्क में, हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव करना, हार्ड डिस्क में सेव करेंगे। मेमोरी क्या है, जिसके अंदर हमने टेम्परेरी कोई काम परफॉर्म करना है, वो कहाँ करेंगे, वो करेंगे रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर करते हैं। और आपका काम परफॉर्म कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। तो वैसे ही ओरेकल ने भी यही काम किया कि अपना एक मेमोरी एरिया बना दिया, जिसके अंदर टेम्पररी आपका जितने भी काम परफॉर्म होंगे टेम्पररी परफॉर्म होंगे। क्यों, रीजन बिहाइंड दिस के आपको फास्टेस्ट आपका जो है ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो सके, फास्टेस्ट फास्ट रिजल्ट मिल सके। आप वही रिजल्ट अगर आप काम हार्ड डिस्क के अंदर लिखोगे डायरेक्ट, अब हार्ड डिस्क में डायरेक्ट सेव कर रहे हो, हार्ड डिस्क में वहां पर रीड कर रहे हो, तो आपको उसमें ऑब्वियसली की बात है कि उसमें आपको स्लोनेस मिलेगी। मगर वही काम अगर आप मेमोरी के अंदर परफॉर्म करोगे तो आपको एक ऑब्वियसली बात है कि उसमें आपको फास्टेस्ट फास्ट एक्सेस मिलेगा, आपकी काम फास्टेस्ट फास्ट परफॉर्म होंगे। तो उसी लिए ओरेकल ने क्या किया, अपना मेमोरी एरिया एलोकेट किया। तो अब मेमोरी एरिया के अंदर क्या चीजें है, जिसका सबसे मेजर कंपोनेंट है, मेजर आपका मेमोरी एरिया में हो सकता है एसजीए, सिस्टम ग्लोबल एरिया। ठीक है, सिस्टम ग्लोबल एरिया क्या हो गया, अब इसमें क्या है, ओवरऑल इंजन और ओवरऑल डेटाबेस का जो इंजन है उसके अंदर जितने भी काम जो ओरेकल के ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी काम परफॉर्म हो रहे हैं फॉर दी ग्लोबली, जिसकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल डेटाबेस को रिक्वायर्ड होगी, ओवरऑल डेटाबेस को रिक्वायर्ड होगी, जो ओवरऑल डेटाबेस पे एक्सेसिबल होगा, वो दिस इज द एसजीए। उसमें सारे कंपोनेंट वो वहां पर होंगे, कहां पर होंगे, आपके एसजीए के अंदर। वो कहां पे होगा, आपका टेम्पररी मेमोरी एरिया होगा, जो कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाएगा। अगर आपकी मेमोरी है 100 GB की, तो आपने कहा ओरेकल का एसजीए, आपने बोला जी मुझे 50 GB का जो एसजीए दे दो, ओरेकल क्या करेगा, 50 GB का अपना एक एरिया एलोकेट कर देगा। वो क्या होगा, फॉर दी ओरेकल की जितने भी इंजन की आपके काम परफॉर्म हो रहे हैं इंटरनली, वो सारे उस एरिया के अंदर परफॉर्म करेगा। इसे हम कहते हैं सिस्टम ग्लोबल एरिया। ओके, अब हम कहते हैं कि हमने 100 GB में से हमने 50 GB ओरेकल एसजीए, अब एसजीए उसी के अंदर ही सारा काम करेगा। और 50 GB ओएस को दे दिया, अब ओएस उसके अंदर सारा काम करता है, ओरेकल उसके बाद की जो मेमोरी हो उसको कुछ नहीं करेगा फॉर दी एसजीए। अब एसजीए में ओरेकल ने क्या किया, अपने डिफरेंट, अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी एरिया के, तो उसमें ओरेकल ने डिफरेंट कंपोनेंट्स बना दिए। डिफरेंट कंपोनेंट्स कर दिए, एरिया को भी मजीद डिस्टिंग्विश कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना एसजीए उस हर एसजे को उसने डिस्टिंग्विश कर दिया कि इसमें ये एरिया इस काम के नहीं है, ये एरिया इस काम के नहीं, तो इससे क्या हुआ, मजीद हमें फायदा हो गया। ओके, सेग्रीगेट कर दिया उसको। सबसे मेजर सब तो कंपोनेंट आपका आता है बफर कैशे। बफर कैशे में क्या है, जितने भी डेटा ब्लॉक्स, जो डेटा ब्लॉक्स हमारा यूजर सेलेक्ट करता है, ऐसे कि हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हमने को डेटा सेलेक्ट करना है, अब इंसर्ट कर रहे हैं हम, डेटा पढ़ लिया हमने कि डेटा हमारा होता है कस्टमर है, सप्लायर, ये हमारा क्या है, डेटा है ना। अब डेटा को हमने सेलेक्ट भी करना है ना, हमने इंसर्ट करा, सेलेक्ट करेगा, तो सेलेक्ट करने के बाद जो डेटा ब्लॉक्स हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी स्टोरेज के अंदर, जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो डेटा ब्लॉक्स हैं, वो उठा के लेकर आएगा और बफर कैशे में रख देगा। क्या हो गया कि आपका जो डेटा ब्लॉक्स नेट्स वो आपने सेलेक्ट करा, तो सेलेक्ट करेगा, जाके आपने बोला जी मुझे एक कस्टमर का डेटा सेलेक्ट करके लाके दो, तो क्या करेगा, ओरेकल का प्रोसेस जाएगा और जाके देखेगा कि बफर कैशे के अंदर वो चीज कहाँ पे मौजूद है या नहीं है। बफर कैशे कहाँ पर है, मेमोरी के अंदर मौजूद है। जाएगा जी, आप देखो उसने बफर कैशे में कुछ चीज मौजूद नहीं है, तो उसने कहा जी नहीं है भाई, आप क्या करोगे, उसने क्या किया, फिजिकली स्टोरेज पे गया और वो ब्लॉक वहां से उठाकर अपने बफर कैशे में रख दिया।
ठीक है, कस्टमर का वट जो भी रिकॉर्ड था उसने वहां से उठाया और बफर कैशे में रख दिया, और बफर कैशे में रखने के बाद यूजर को रिटर्न कर दिया। अब यूजर ने दोबारा वही ब्लॉक रिक्वायर्ड किया, किसी और यूजर ने किया। अब पहले था कामरान का यूजर था, उसने वो सेलेक्ट किया था। अब कोई और यूजर आ गया, आमिर का नाम से यूजर आ गया, उसने वही ब्लॉक सिलेक्शन के रिक्वायर्ड करी। तो क्या होगा, ओरेकल क्या करेगा, दोबारा बफर कैशे में जाएगा, एसजे में जाके बफर कैशे में जाएगा और जाके चेक करेगा ये ब्लॉक यहाँ मौजूद है या नहीं है। उसने देखा हाँ जी है, कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, उसने दोबारा आईओ परफॉर्म नहीं की, स्टोरेज से रीड नहीं किया, यूजर को वहीं से ही रिटर्न कर दिया। तो क्या हुआ, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बूस्ट हो गई। तो क्या हुआ, बफर कैशे का पर्पस ये हो गया कि अब वो ब्लॉक्स जो हैं आपके मेमोरी एरिया के अंदर रखे हुए हैं। अब क्या हुआ, यूजर को बार बार जाकर स्टोरेज से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कहाँ रखा हुआ है, बफर कैशे में। तो अब ये है कि हमारा जितना अच्छा मतलब अब ये देखें, तो अगर मेरी कंप्लीट डेटाबेस, अगर मैं टेराबाइट के डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो अगर सारी डेटाबेस बफर कैशे के अंदर रख दूं, तो ऑब्वियसली बात है मेरा डेटाबेस का परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मगर ऐसा भी नहीं है भाई, कि ऐसा नहीं कि 1 टेराबाइट की डेटाबेस होकर बफर कैशे में रख दो। आपने वो चीजें रखनी है। ओरेकल ये ओरेकल डिसाइड करेगा कि आपके कौन सी ऐसे ब्लॉक्स हैं जो रिसेंटली यूज हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, वो ब्लॉक्स आपके बफर कैशे में रखेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी डेटाबेस को उठा के बफर कैशे में रख दो। ओके, तो अब क्या हुआ, तो वो खुद ही मैकेनिज्म का हाँ जी ये ब्लॉक्स बहुत यूज हो रहा है इसको। अब क्या करा, उसने ब्लॉक्स रिसेंटली मतलब रिसेंट ब्लॉक्स जो है ना वहां पे बफर कैशे में रखा हुआ। अब आपका बफर कैशे का, जैसे मैंने एससी का साइज बताया था 50 GB, अब बफर कैशे का साइज उसने कर दिया 20 GB, लेट सपोज। अब ओरेकल इसको खुद ही मेंटेन कर रहा है, 20 GB का आपका बफर कैशे का साइज है। अब आपका 20 GB तक का आपका डेटा ब्लॉक उसके अंदर पड़ेगा। अब आपको नए ब्लॉक आते हैं, साइज आपका बफर कैशे का किसी वजह से आपको कम पड़ गया, तो ओरेकल क्या करेगा, वो ब्लॉक्स जो यूज नहीं हो रहे हैं वो आप बफर कैशे से बाहर निकाल देगा, और जो ब्लॉक्स मुसलसल यूज हो रहे हैं वो ब्लॉक लेकर आएगा। ठीक है, तो ये इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए डेटाबेस बफर कैशे में रहता है। मगर क्या मैकेनिज्म है कि सबसे पहले बफर कैशे को आपने रन करना है, सबसे पहले क्या करेगा, जाएगा डेटा फाइल से रीड करेगा, बफर कैशे में रखेगा और यूजर को रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि डेटा फाइल से रीड करेगा और डायरेक्ट यूजर को दे देगा, नो। पहले डेटा फाइल को रीड करेगा, बफर कैशे में रखेगा और रखने के बाद यूजर को रिटर्न करेगा। अब आती है शेयर्ड पूल। अब शेयर्ड पूल क्या चीज है, कि अब देखें हमने बात की कि डेटा ब्लॉक्स के बारे में। डेटा ब्लॉक का जो डेटा है एक्चुअल कहाँ रख रहा है, बफर कैशे में रख रहा है। शेयर्ड पूल में वो जो डेटा है जो यूजर सेलेक्ट करके लेकर आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एसक्यूएल के बेस पे लेकर आ रहा हूँ, कोई एसक्यूएल लिखी होगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट कस्टमर आईडी या कस्टमर सेलेक्ट सप्लायर नेम या व्हाटएवर इनवॉइस, आपने एक सेलेक्ट एग्जीक्यूट करी। उस सेलेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, आपके शेयर्ड पूल में होगी। जो सेलेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, शेयर्ड पूल में। और आपके ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी, आपके ऑब्जेक्ट जिस पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, शेयर्ड पूल में होगी। जस्ट लाइक ये बात आ गई, जो डेटा आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस डेटा का आपने जो सेलेक्ट किया उस, तो आपकी जो एसक्यूएल है, तो क्या होगा कि जो डेटा वो रिट्रीव करके लेकर आ रहा है उस डेटा का जो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, आपकी शेयर्ड पूल में होगी। अब जैसे कि मैंने कुछ सेलेक्ट करी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर या कलेक्ट फ्रॉम, कोई हमने क्वेरी लिखी। अब क्या होगा, सबसे पहले ओरेकल क्या करेगा, उस क्वेरी को डेटा लेकर आने से पहले डेटा तो क्या करेगा, जाके चेक करेगा ना। अब लेट्स वो गया, वो एससीए में चेक किया, एससीए के अंदर उसने बफर कैशे में देखा डेटा नहीं था। अब डेटा नहीं है, उसने उस डेटा को आपके डेटा फाइल से रीड करना है। अब ये सारे काम जो परफॉर्म करना है, इस सारे काम को परफॉर्म करने के, सेलेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान बनाएगा जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। जो भी सेलेक्ट परफॉर्म करनी है, हाँ जी उसने सेलेक्ट परफॉर्म करनी है तो इस टेबल से करनी है, इस टेबल का ये इंडेक्स रीड करना है, ठीक है ना। तो उसका पूरा का पूरा जो प्लान होगा उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। ये सारा एग्जीक्यूशन प्लान और उस क्यूरी की जो मेटा डेटा की टेबल की जो इंफॉर्मेशन है, डिक्शनरी कैसे उसकी होगी, क्या डिक्शनरी उसमें कितने कॉलम्स हैं, ओके, तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ रखी होगी, आपके शेयर्ड पूल के अंदर रखी होगी, जिसके आपकी एक डिक्शनरी जो इंफॉर्मेशन है वो रखेगा। जो एग्जीक्यूशन प्लान है बनाएगा, वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाने से पहले
उसको रिक्वायर्ड होंगे जी इस टेबल के अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं जो उसकी आपकी सेलेक्ट में लिखा हुआ है। तो वो उसको बेस करते हुए एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, जो वो एग्जीक्यूशन प्लान कहाँ रखा होगा, आपके शेड पूल के अंदर रखा होगा। तो क्या होगी बात कि आपका जो डेटा है, डेटा ब्लॉक्स कहाँ रखे हैं, बफर कैशे के अंदर रखे हुए हैं। और वो डेटा ब्लॉक्स को रीड करना कैसे करना, उस डेटा ब्लॉक्स की जो इंफॉर्मेशन है, उस जो सेलेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है, उस सेलेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होगी, उस सेलेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, उस सेलेक्ट की जितनी भी डिटेल है वो कहाँ पर होगी, सेलेक्ट जो परफॉर्म जो स्टेटमेंट परफॉर्म हो रही है वो कहाँ पे होगी, आपकी शेड पूल में होगी। अब इसमें किस आपकी क्या होती है, कुछ सेलेक्ट दिखते हैं उसमें होती है पार्सिंग। पार्सिंग करेगा कि जी सबसे आगे चेक करेगा जी उसकी सेलेक्ट का सिंटैक्स चेक करेगा, ठीक है, उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। ठीक है, अब पार्सिंग भी दो किस्म की होती है, एक होती है सॉफ्ट पार्सिंग, होती है हार्ड पार्सिंग। कि अब अगर लेट्स सपोज कोई यूजर ने सेलेक्ट चलाई, सेलेक्ट चलाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन प्लान बना और शेड पूल लिख दिया जाएगा, ओके। अब उसने दोबारा ही वो जाकर सेलेक्ट चलाई, अब अगर लेट्स सपोज उस सेलेक्ट की इंफॉर्मेशन आपके शेड पूल के अंदर नहीं रखी है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं रखा है, तो दोबारा से एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। तो अगर उसी एग्जीक्यूशन प्लान को बार बार ओरेकल बना रहा, दिस इज दी हार्ड पार्सिंग, कि आपको एग्जीक्यूशन प्लान जो है ना मुसलसल आपको कंटिन्यूसली बनाना पड़ रहा है, और आपको वही एग्जीक्यूशन प्लान आपको शेड पूल के अंदर बना बनाया मिल जाता है, वो रखा मिल जाता है, तो वो क्या होगी, सॉफ्ट पार्सिंग होगी। तो आपकी सेलेक्ट की आपकी जो भी इंफॉर्मेशन कहां पे होगी, शेड पूल में होगी। जो आप सेलेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान सेव कर रहे हैं वो कहां रखा होगा, आपके शेड पूल के अंदर लिखा होगा। अब ये दो कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, डेटाबेस बफर कैसे देख लिया और शेड पूल देख लिया। अब आता है तीसरा कंपोनेंट। अब डेटा को हम रख तो रहे शेड बफर कैसे में रख रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन प्लान बना के जो है शेड पूल में रख रहे हैं। अब डेटा में चेंजेस भी तो होनी है, आपने इंसर्ट अपडेट अपने अपडेट भी तो करना है ना, डिलीट भी तो करना है ना। अब अगर यूजर ने ओरेकल ने वही मैकेनिज्म है, अगर आपने चेंजेस परफॉर्म करनी है, को डेटा को ओरेकल ने चेंज करना है, तो वो भी ओरेकल ऐसे ही करेगा, बफर कैशे में लाके रखेगा और बफर कैशे में चेंज करेगा। ठीक है, बफर कैशे में चेंज करेगा, डायरेक्टली डेटा फाइल के अंदर चेंज नहीं करेगा। अब उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये आता है कि देखें ओरेकल के अंदर डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड प्रोसेस हैं जो हमने पढ़ा। बैकग्राउंड प्रोसेस हम आगे आगे पढ़ेंगे भी। बैकग्राउंड प्रोसेस का काम क्या है कि आपके इंजन के अंदर जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक लेट्स सपोज जगह के ऊपर एक बंदा काम करने वाला है जिसका काम ये है डेटा को ला के डेटाबेस बफर कैशे में रख देना, ओके। और एक बंदे का काम लगा दिया जी आपको डेटा में अपडेट करना है, ओके। अब इसका क्या हुआ, ओरेकल ने क्या किया, डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस बना दिए। एक का काम ये कर दिया कि आपने कोई भी चेंजेस परफॉर्म करनी है तो क्या करेगा, रीडू लॉग बफर में जाके लिखेगा। कोई भी चेंजेस होगी, जो भी चेंज हो रहा है, ब्लॉक में चेंज हो रहा है, उसका इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखेगा, रीडू लॉग बफर कैसे में, यानी ये ब्लॉक में ये चेंज हुई है, कहाँ रखेगा, डीडू लॉग बफर कैशे में रख देगा। और बफर कैशे के अंदर जो ब्लॉक लिखा था उसको चेंज भी कर देगा। चेंजेस की इंफॉर्मेशन कहाँ रखेगा, रीलॉग बफर कैशे में रखेगा, और जो डेटा बफर कैशे के अंदर ब्लॉक को चेंज भी कर देगा, और चेंज करने के बाद यूजर को रिटर्न कर देगा। हो गया क्या, फास्टेस्ट हो गया ना आपका एक्सेस। क्या हुआ, आपकी मेमोरी के अंदर चेंज हो रहा है डेटा, आपको क्या हुआ, रीलॉग बफर कैशे में क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस परफॉर्म हो रही है हमारे डेटाबेस के अंदर, जो टेबल में जो चेंजेस परफॉर्म हो रही है वो कहाँ पे रख रहा है, रीलॉग बफर कैशे में रख रहा है, ओके। कहाँ पे, ये हमारा मेमोरी एरिया के अंदर हो गया। अब क्या हुआ, उसने बफर कैशे में ब्लॉक भी चेंज कर दिया, रीलॉग बफर कैशे में उसने चेंजेस की इंफॉर्मेशन भी लिख दी। अब अगर आप बात करें यार ये सब चीजें तो मेमोरी में लिख रहा है, चेंज भी वहां कर देता है, तो क्या हुआ, एक प्रोसेस आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे जो उसका कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस क्या करेगा, वो यही इंफॉर्मेशन जो बफर कैशे के अंदर जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है वो अलग बैकग्राउंड प्रोसेस है, वो अलग से चल रहा होगा। वो जाके चेक करेगा कि ये चीज चेंज हो गई है, अच्छा इसको उठा के डेटा फाइल में लिख दो, अगर कमिट हो गई है तो डेटा फाइल में जाके लिख दो। रीलॉग बफर कैशे में ये डेटा लिखा हुआ है। अब रीलॉग बफर कैशे भी जो चेंजेस आ रही है ना वो भी क्या होगी, रीलॉग बफर कैशे के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो भी एक प्रोसेस क्या करेगा, इसकी फिजिकल फाइल जो हमने आपसे फिजिकल आर्किटेक्चर बता रहे थे इसे कहते हैं रीडू लॉग फाइल।
रीडू लॉग फाइल के अंदर, जो रीडू लॉग बफर कैशे के अंदर जो भी चीजें लिख रहा होगा वो रीडू लॉग फाइल के अंदर भी लिखता रहेगा और फिजिकल फाइल के अंदर भी लिखता रहेगा। ओके, मेमोरी एरिया के अंदर रख लेगा, एक अलग से प्रोसेस बना दिया कि वो क्या करेगा, उसको उठाएगा, बफर कैशे में जो लिखा है वो फाइल के अंदर लिख देगा। तो अब क्या हुआ कि यूजर का जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है ना, फायदा हो गया ना। अब यूजर का प्रोसेस था, उसने अपडेट करा, उसने एक प्रोसेस ने अपडेट करके यूजर के बफर कैश में अपडेट कर दिया, ठीक है, यूजर को अपडेट कर दिया। मगर यही काम अगर वो यही यूजर का प्रोसेस कर रहा होता कि वो के बफर कैशे में भी अपडेट कर रहा होता, यूजर बफर कैशे में लिख रहा होता और डेटा फाइल में भी लिख रहा होता, एक ही प्रोसेस जो सारे काम कर रहा होता। तो ओरेकल ने इस चीज को खत्म करने के क्या पैरेलली एक दूसरा प्रोसेस सारा काम कर रहा है, जाके एक प्रोसेस जाके बफर कैशे में चेंज कर दिया और यूजर बफर कैशे में जाके लिख दिया कि हाँ जी मैंने परफॉर्म किया। मगर एक प्रोसेस गया यूजर बफर कैशे के अंदर, जो प्रोसेस हुए चेंज हुए से कहते हैं डर्टी बफर। ये प्रोसेस चेंज हो गया, उठा के उसने वहां से उठाया और जाकर देखा ये प्रोसेस कमिटेड है, उसने जाकर डेटा फाइल में कॉपी कर दिया और बफर कैशे रीडू लॉग बफर कैशे के अंदर जो ब्लॉक जो लिखे थे उसको रीडू लॉग फाइल के अंदर लिख दिया। तो बफर कैशे से कहाँ लिखा, डेटा फाइल में कमिटेड ब्लॉक कॉपी कर दिए और रीडू लॉग बफर से कहाँ से लिखा है, रीडू लॉग बफर कैशे में वो जो चेंजेस आ रही हैं वो उठा के कहाँ लिखी है उसने, रीडू लॉग फाइल के अंदर लिख दिया। तो क्या उससे हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन फास्ट एक्सिक्यूट हो रही है। अब आता है हमारा फोर्थ वन, लार्ज पूल। अब लार्ज पूल क्या है कि देखिए अब ये सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स है, बाकी ये तीन मेजर कंपोनेंट आपका डेटाबेस का इंजन इस्तेमाल कर रहा है। लार्ज पूल क्या है, हमारे पास जितनी भी डेटाबेस पर हम रिक्वायर रिकवरी के लिए, जैसे हम आर में बात करेंगे बैकअप रिस्टोरेशन करनी है, बैकअप लेना है, तो उसके लिए ओरेकल ने एक अलग पूल बना दिया, पूल एरिया कहते हैं लार्ज पूल। वहां पे सारी चीजें लार्ज पूल के अंदर परफॉर्म करती। जो ये क्या है, ये एक मेमोरी एरिया है। इस मेमोरी एरिया के अंदर जो है आपके लेट्स सपोज तो आपने कोई परफॉर्म करना है, ओरेकल ने डेटाबेस इंजन ने जो वहां पे परफॉर्म करेगा। कौन क्या चीज़ों की इसमें अंदर हमारे पास आता है, आरमैन की रिकवरी है, डेटाबेस का बैकअप है, बैकअप रिस्टोरेशन है, वो कहाँ पे परफॉर्म कर रहा होगा, आपका लास्ट पूल पर परफॉर्म। अब आता है सेकंड लास्ट है जावा पूल। जावा पूल में क्या है कि आपने ओरेकल का सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब आपने डेटाबेस के अंदर जावा के अपने कोई पैकेज इंस्टॉल किए हुए और आप वो पैकेजेस जावा के अंदर लिखे हुए, तो वो जितने भी जावा के रिलेटेड आपके काम होंगे सारे कहाँ होंगे, जावा पूल के अंदर होंगे। और लास्ट वन है स्ट्रीम पूल। स्ट्रीम पूल ये है कि आप देखें, इसमें भी हम आगे बताएंगे रेप्लिकेशन के मेथड्स, रेप्लिकेशन के आपका डेटा। अब एक होता है फिजिकली, फिजिकल फाइल, फिजिकल फाइल डेटा फाइल क्या है, मेरी फिजिकल फाइल है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था टेबल स्पेस सेगमेंट, ये क्या है, ये मेरे क्या है लॉजिकल्स हैं। अब क्या टेबल, टेबल ऑल्सो लॉजिकल, लॉजिकल ऑब्जेक्ट है। अब जो भी कम्युनिकेशन बाय डेटा रेप्लिकेशन में, जो डेटा रेप्लिकेशन एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस के अंदर को रेप्लिकेशन मैं यूज करूंगा तो बाय यूज ऑफ स्ट्रीम पूल कर सकता हूँ। एक प्रोसेस है ओरेकल का, ओरेकल गोल्डन गेट। ओरेकल गोल्डन गेट भी क्या करता है, लॉजिकली आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करो, जो आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। उसके लिए भी कौन क्या यूज होता है, हमारा स्ट्रीम पूल यूज होता है। बाकी इसमें एक होता है आपका, हम पढ़ेंगे लॉजिकल स्टैंड बाय। लॉजिकल स्टैंड बाय भी यही करता है कि ओरेकल का जो जो आपकी लॉजिकली जो कमांड्स होती हैं इंसर्ट अपडेट को भी रेप्लिकेट कर रहा होता है। आपने कोई डेटा कार्ड बनाया तो आपकी इंसर्ट अपडेट जो है सेकंड हाइट के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वो क्या है लॉजिकल रेप्लिकेशंस में होती है, तो उसके अंदर भी स्ट्रीम पूल इस्तेमाल हो सकता है। तो ये क्या थे, मेमोरी एरिया थे एससीए के, मेजर मेमोरी एरिया के, जिसमें बफर कैशे हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, डेटा ब्लॉक्स को रख रहा है। शेड पूल में क्या रखना है, एग्जीक्यूशन प्लान से मेटा डेटा है हमारा डेटा का। ओके, रीलॉग बफर कैशे में क्या हो रहा है, जो चेंजेस डेटाबेस के अंदर परफॉर्म हो रही है वो रीलॉग बफर कैशे में रख रहा है। अब रीलॉग बफर कैशे की जो फिजिकल फाइल है, जो रीलॉग बफर कैशे आपका मेमोरी एरिया है ना, अब आपकी फिजिकल फाइल कहाँ सेव हो रही है, रीलॉग फाइल में सेव हो रही है। जो हम आपको फिजिकल आर्किटेक्चर बताएंगे तो आपको उसके बारे में मजीद डिटेल बताएंगे। तो रीलॉग बफर कैशे में क्या हो रहा है, जो चेंजेस डेटाबेस के अंदर परफॉर्म हो रही है वो कहाँ को कर रहा है, रीलॉग बफर कैशे में कर रहा है। वो यहाँ पे क्यों लिख रहा है, इस वजह से लिख रहा है कि फास्ट से फास्ट आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। लास्ट पूल में क्या हो रहा है,
रहा है कि आपके जो आपके डेटाबेस का बैकअप है, डेटाबेस का जो रिस्टोरेशन उस किस्म के प्रोसेस परफॉर्म कहाँ पे हो रहे हैं, आपके लार्ज पूल के अंदर हो रहे हैं। और सेकंड लास्ट जावा पूल में जितने भी जावा रिलेटेड अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्राम लिखे हैं वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, जावा पूल के अंदर। और लास्ट पर आपका स्ट्रीम पूल है कि जहाँ पर डेटा रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमने बताया ओरेकल गोल्डन गेट है, लॉजिकल स्टैंड बाय, तो उसके लिए आपका लार्ज पूल इस्तेमाल होता है।